Hey guys, welcome to GH Study Spot. Hope you all are well. आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने एचएस एग्ज़ाम 2024-25 को क्लियर किया है और आगे अपने करियर में फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेजेस एंड कमेंट कर रहे हैं कि सर आगे के फर्दर स्टडीज़ कौन से सब्जेक्ट एंड किस तरीके से फर्दर स्टडीज़ को मूव किया जाए, आप उस पर एक वीडियो बनाएं। लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि मेरे पास वक्त की निहायत कमी होने की वजह कर मैं वीडियो बनाने से कासिर हूं, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को अच्छे तरह से जानता हूं कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हुए लगभग 4 महीने 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल इतने लंबे अरसे और वक्फे के अंदर अपने करियर के हायर स्टडीज़ के बारे में डैम श्योर हो चुके होंगे। लेकिन कि आप लोगों को आगे क्या पढ़ाई करना है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना है, कौन से पाथ को आगे आप लोगों को परस्यू करना है अपने आगे करियर्स में। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को आज चंद बातें इससे मुताल्लिक बताने वाला हूं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लें। और वेस्ट बंगाल काउंसिल की जानिब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दरअसल हायर स्टडीज़ के लिए जो सेंट्रलाइज पोर्टल ओपन किया है कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए, उसके बारे आज हम लोग डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि जिन बच्चों ने क्लास 12 एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनके सामने 2 रास्ता निकल कर आता है। पहला रास्ता जो उनके सामने है वो क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद उसके सामने 2 रास्ता निकल कर आता है। पहला जो प्रोफेशनल कोर्सेज का रास्ता होता है और दूसरा जो होता है वो होता है डिग्री कोर्सेज का रास्ता। अब ये प्रोफेशनल कोर्सेज एंड डिग्री कोर्सेज क्या होता है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझ लें। प्रोफेशनल कोर्सेज अक्सर व बेशतर बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे लॉ हो गया, नर्सिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो इस कोर्सेज को हम लोग दरअसल प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं। एक ऐसा कोर्स होता है जो आपको मार्केट रेडी करता है और आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अर्न मनी। आप अर्न करने के लायक बन जाते हो और आप किसी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लायक बन जाते हो। इस कोर्सेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। लेकिन एक कोर्स ऐसा होता है जिसको हम लोग डिग्री कोर्सेज के नाम से जानते हैं। ये ऐसा कोर्सेज होता है जिसे आमतौर से अक्सर व बेशतर बच्चे परस्यू करते हैं। क्योंकि उन्हें आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है या किसी और चीज़ में या एकेडमिक्स में उन लोगों को बेहतर करना होता है, टीचर बनना होता है, प्रोफेसर बनना होता है एंड एक्सेट्रा, रिसर्च स्कॉलर बनना होता है। तो उन बच्चों के लिए डिग्री कोर्सेज है। यानी डिग्री कोर्सेज खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें रिसर्च स्कॉलर बनना है या जिन्हें टीचर बनना है या जिन्हें प्रोफेसर बनना है। तो खासकर ऐसे ही बच्चे डिग्री कोर्सेज को परस्यू करते हैं और अदरवाइज बाकी के जो बच्चे होते हैं जिन्हें इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होती वो दरअसल प्रोफेशनल कोर्सेज की रुख को इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नर्सेज हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया आपका, इसके अलावा डिप्लोमा हो गया, लॉ हो गया, ये सारा जो है प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में खासकर हम लोग बात करेंगे डिग्री कोर्सेज के बारे में। डिग्री कोर्सेज से मुराद यहाँ पे कौन से कोर्सेज हो रहा है और डिग्री कोर्स करने के बाद आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या NEP 2020 आप लोगों को पता है कि आ चुका है NEP 2020, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक ड्रास्टिकल चेंज हमें देखने को मिला है। वो क्या है सारा कुछ हम लोग शॉर्टली आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री कोर्सेज की बात करें तो आप में से अक्सर और बेशतर स्टूडेंट ने क्लास 12 में किसी बच्चे ने साइंस से पढ़ाई किया होगा, किसी बच्चे ने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई किया होगा और किसी बच्चे ने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किया होगा। तो जिन बच्चों ने साइंस से पढ़ाई किया होगा वो अब करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं BSc, बैचलर ऑफ साइंस। जिन बच्चों ने आर्ट से पढ़ाई किया होगा वो डिग्री अगर कोर्सेज करते हैं तो वो करेंगे BA, जिन्हें हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। और जिन बच्चों ने कॉमर्स से पढ़ाई किया होगा वो करेंगे BCom, जिसे हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स।
तो इस तरह से यहाँ पे ये कोर्सेज आपको आगे करने को मिलेगा। अक्सर व बेशतर बच्चे जो होते हैं वो बीएससी, बीए और बीकॉम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑनर्स करते हैं। मैं एक बार आपको ये बात साफ तौर से बताता चलूँ कि डिग्री कोर्सेज में भी आपके सामने दो रास्ते खुलकर सामने आते हैं। पहला रास्ता जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स नहीं कर रहे हो, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल कर रहे हो आप, या जिसे हम लोग कहते हैं पास कोर्स, आम भाषा में भी उसे कहा जाता है, या जिसे हम लोग कहते हैं बस ऐसे ही नॉर्मल जनरल डिग्री हम लोग कर रहे हैं, यानी आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा आर्ट से पढ़ाई किया है तो आर्ट से पढ़ाई करने के बाद अब वो जब कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में जाने के बाद वो चाहे तो जनरल डिग्री भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने क्लास 12 आर्ट से पास करने के बाद वो कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के बाद वो अगर जनरल डिग्री ले लेता है, यानी अगर पास कोर्स में वो एडमिशन लेता है, तो उसको सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो भी उसके सामने उसको देखने को मिलेगा। जैसे उसको अगर वो पॉल साइंस लेता है, पॉल साइंस पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, उसके बाद तुम्हारा ENVS पढ़ना होगा, उसके बाद एजुकेशन अगर वो लेता है तो वो उसको पढ़ना होगा, अरबिक पढ़ना होगा, पर्शियन पढ़ना होगा, एक्सेट्रा जो भी उसके कॉलेजेस में अवेलेबल सब्जेक्ट मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंगली उसे तकरीबन 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और जो बच्चा आर्ट्स में पास करने के बाद कॉलेज जाने के बाद वो अगर ऑनर्स डिग्री लेता है तो उसे ये तमाम सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, यानी कि जनरल वाले जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ना होगा और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट उनका ऑनर्स रहेगा वो भी पढ़ना होगा। एक बात आप लोगों को साफ तौर से वाज़ा कर दें कि जनरल में जितना पेपर आपको पढ़ना होगा उससे कम पेपर आपको ऑनर्स में पढ़ना होगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे ना, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ईयर कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे जनरल वालों का जनरल पेपर सारा रहेगा, लेकिन ऑनर्स वालों का जो बाकी पेपर है वो पेपर हट जाएगा और जो ऑनर्स पेपर है उसका तादाद बढ़ता चला जाएगा। फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक बच्चा है A और एक बच्चा है B। इस बच्चे ने जनरल लिया और इस बच्चे ने हम मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आगे जाने के बाद इस बच्चे का सारा सब्जेक्ट जिस जिस सब्जेक्ट को इसने लिया था, जैसे मान लेते हैं इसने पॉल साइंस लिया था, इसने एजुकेशन लिया था, इसने इकोनॉमिक्स लिया था, इसने ENVS लिया था, इसने सिवैक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लिया था, इसके अलावा इसने अरबिक लिया था और भी बाकी सब्जेक्ट इसने लिया था। तो ये सारा सब्जेक्ट इसके साथ उस तरीके से चलता रहेगा, ये सब्जेक्ट में कमी नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि और इन पेपर्स का नंबर तादाद बढ़े। लेकिन जिन बच्चे ने ऑनर्स लिया था उन बच्चों का क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद जो है बाकी कुछ सब्जेक्ट जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गया, जैसे कि आपका ENVS हो गया, जैसे कि आपका जाकर एक और पेपर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं IDC पेपर, वो सारा पेपर यहां से आपका हटता चला जाएगा और आपका जो ऑनर्स पेपर है उसका तादाद बढ़ता चला जाएगा। तो सवाल है कि सर ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है इसको समझने के लिए, क्योंकि कॉलेज का नया सिस्टम है NEP के मुताबिक, तो मैं फिर भी उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझा पाऊं। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर जनरल डिग्री और ऑनर्स डिग्री में फ़र्क क्या है और कौन सा डिग्री हमें परस्यू करना चाहिए, तो ये बात मैं आपके सामने साफ तौर पर वाज़ा कर दूं कि पुराने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अक्सर व बेशतर बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता था वो जनरल डिग्री लेकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि उसमें पढ़ाई का थोड़ा सा जो प्रेशर होता था वो आसान होता था। लेकिन जब से ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसके बाद से ही दरअसल ये सिस्टम थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है और आपका जो सिलेबस है वो लगभग मैं कह सकता हूँ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आपका जनरल का और ऑनर्स का सिलेबस सेम है। तमाम टीचर्स एक साथ आपको क्लासेस कराएंगे। अगर आप कहीं ट्यूशन जाते हो या आप कॉलेजेस में पढ़ते हो तो अक्सर व बेशतर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको साथ में क्लासेस करवाया जाएगा और क्वेश्चन का जो पेपर होगा, क्वेश्चन जो लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ऑनर्स के लिए थोड़ा सा लेवल होगा क्वेश्चन का और जनरल के लिए थोड़ा लो लेवल का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑनर्स के लिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। और अगर मेरे अकॉर्डिंग आप जानना चाहोगे कि सर मुझे ऑनर्स या जनरल में कौन सा डिग्री लेना चाहिए, तो मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप डिग्री कोर्सेज करने चाहते हो तो इस सूरत हाल में आप ऑनर्स
डिग्री ही लेना, ऑनर्स सब्जेक्ट ही लेना किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ताकि आप आगे फर्दर स्टडीज़ और आपका फर्दर जो एकेडमिक्स वाला रास्ता है, यानी मान लो कोई बच्चा बाद में हो सकता है टीचर के लिए बनना चाहे, या हायर स्टडीज़ करना चाहे, या स्कॉलर बनना चाहे, या प्रोफेसर बनना चाहे, तो आपका ये रास्ता बाकी रहे। अगर आप ले लेते हो जनरल तो ये रास्ता आपका ख़त्म हो जाता है। और एज फार एज NEP इज़ कंसर्न 2020 हमारा इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो ये गलती कोई भी मत करना। जनरल डिग्री लेकर अभी आपको लेना है तो आप ऑनर्स डिग्री ही लेना। और अभी क्या NEP आया है, इसके मुताबिक क्या 3 साल वाला सिस्टम है, क्या 4 साल वाला सिस्टम है, सर क्या मार्क्स क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, क्या हम 3 साल में ड्रॉप आउट ले सकते हैं, क्या मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन हमारे पास है, किस तरीके से सारा फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने आपको NEP 2020 के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया है। अगर आप लोग तमाम चीज़ों को विस्तार से जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, ताकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सके। चूंकि ये वीडियो आपके सेंट्रलाइज पोर्टल के रिगार्डिंग ओपन होने से रिगार्डिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। प्रोफेशनल कोर्सेस, डिग्री कोर्सेस के अंदर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और उसके बाद एक जनरल डिग्री और एक आपका ऑनर्स डिग्री। होप यहां तक आपको तमाम मेरी बातें जो मैं समझाना आपको चाहता हूं वो बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद देखते हैं कि हमारे लिए दरअसल सेंट्रलाइज पोर्टल के रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है और क्या क्या बातें हम लोग को बताई गई हैं। तो आप में से वो बच्चे जो कॉलेज में आगे स्टडीज करना चाहते हैं कॉलेज में, उनके लिए ये वीडियो है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये वीडियो को जारी कर दिया, इस नोटिस को जारी किया, जिसमें इन्होंने बताया है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट courses in the colleges and university in order to provide a single window gateway to facilitate the admission process in academic session 2024-25. Now the centralized portal shall go live for admissions to undergraduate courses in 460 government and government aided general degree colleges, higher education institution including university across the state of West Bengal for the academic session 2025-26 as पर दी अटैच्ड शेड्यूल। अब यहां पर बात यह है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जिन बच्चों ने HS एग्जाम पास किया है उन बच्चों के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल ओपन किया है। इससे पहले हुआ क्या करता था कि जो बच्चे दरअसल कॉलेज पास करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉलेज पास स्कूल क्लास 12 पास किया है तो मुझे अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग उसके साइड में जाकर उनका फॉर्म को फिल करना पड़ता था। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ तो अगर मुझे मौलाना आज़ाद कॉलेज में जाना है तो मुझे मौलाना आज़ाद कॉलेज का एक अलग सा फॉर्म या अलग सा वेबसाइट आता था, वहाँ जाकर उसको फिल करना होता था। मुझे बोंगोबासी कॉलेज में जाना है तो वहाँ का अलग आता था। मुझे अगर जाना है लेडी ब्राबोन कॉलेज में तो वहाँ का अलग आता था। मुझे जाना है स्कॉटिश चर्च में तो उसका अलग आता था। तो अलग अलग कॉलेजेस के लिए मुझे अलग अलग तरीके से उसके वेबसाइट में जाकर फॉर्म को फिल करना होता था, साइबर के द्वारा से या खुद से फिल करना होता था। तो ये जो मामला मेरे सामने आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए अब आसानी का एक मामला किया है। आसानी का मामला क्या किया है? आसानी का मामला ये है आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ने अब एक स्कीम लाया है जिसके अकॉर्डिंगली एक ही पोर्टल होगा जिसे सेंट्रलाइज पोर्टल का नाम दिया गया है। उसी के थ्रू से आप दरअसल अपने तमाम प्रिफरेबल कॉलेजेस में अपने आप को दाखिल कर सकते हो या अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल यहाँ पर ये बात देखो, गवर्नमेंट ने बताया है कि 460 कॉलेजेस में आप यहां पर गवर्नमेंट ने इस पोर्टल में 460 कॉलेजेस को इंक्लूड किया है। और इसके साथ साथ ये पोर्टल का क्या सिस्टम होगा अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन कॉलेजेस को यहां पर नहीं डाला गया है सेंट्रलाइज पोर्टल में, चूंकि वो ऑटोनोमस बॉडी हैं। तो वो कौन कौन से कॉलेज है देखिए यहां पर आपको नाम लिखकर बता दिया गया है। इन कॉलेजेस को यहां पर सेंट्रलाइज पोर्टल में शामिल नहीं किया गया है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर है, ऑटोनोमस कॉलेज है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ये सारा मैंने जो पढ़ा है, पढ़कर जो खुलासा निकला है वो खुलासा मैं आपको बताने वाला हूँ।
आगे आते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं कि क्या क्या किस तरीके से आप इन चीज़ों को फिल करोगे और फॉर्म के बारे में किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस होगा, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिटेलेशन दिया गया है। ये सारे काम की बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आपको ये बताया गया है, इस चीज़ को ध्यान से आप लोग अच्छे से समझ लें। शेड्यूल फॉर द इवेंट्स ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल 2025। क्या है इसका मामला? 17 जून, ये तमाम जो डेट्स आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, डेट मस्ट बी रिमेंबर, ये डेट को ध्यान से रख ले। डेट अगर चूक हो जाता है तो आपके लिए बाद में मसला साबित हो सकता है। पहला 17 जून 2025 को आपका ये सेंट्रलाइज पोर्टल जो कॉलेजेस में एडमिशन करने के लिए है पूरे वेस्ट बंगाल में, वो ओपन किया जाएगा। सेंट्रलाइज पोर्टल को 17 जून को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर 2025-26 बाय बरता बासु, जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज है एजुकेशन के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। 2 बजे दिन में 17 तारीख को ये पोर्टल लॉन्च होगा। लेकिन उस टाइम से आप लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कॉलेजेस में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ये पोर्टल लॉन्च होगा तो सर कर कब से सकते हैं? 18 जून दिन के 2 बजे से लेकर 1 जुलाई 2025 तक के लिए आपको ये टाइम दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी 17 तारीख से पोर्टल ओपन होगा, लॉन्च होगा और 18 तारीख दिन में 2 बजे से ये आपका एडमिशन का प्रोसेस एंड शेड्यूल जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। नेक्स्ट 6 जुलाई को आपका पब्लिकेशन ऑफ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट वाइज एंड कोर्स प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट। 6 जुलाई को अब आपका यहाँ पर जो है वो फॉर्म का जो आपने जिस कॉलेजेस में भरा था, एक बार और आपको मैं बताना भूल गया कि जो कि इसी इसमें नोटिस में ही मेंशन किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप टोटल जो है एट अ टाइम 25 कोर्सेज एंड 25 कॉलेजेस मिलाकर, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 25 कोर्सेज या प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो, मल्टीपल कॉलेज में या एक ही कॉलेज में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 25 प्रोग्राम्स कोर्सेज इन वन और मल्टीपल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट। मतलब अगर मैं हूं तो मैं अगर चाहूं तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मौलाना कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज में मैं अगर मान लेता हूं मैं पॉल साइंस में भी ऑनर्स में ले लेता हूं एडमिशन, मतलब एप्लीकेशन डाल देता हूं, हिस्ट्री ऑनर्स में भी डाल देता हूं, एजुकेशन ऑनर्स में भी डाल देता हूं, उर्दू ऑनर्स में भी डाल देता हूं। तो इस तरीके से मेरा एक कॉलेज में 3 प्रोग्राम में 3 कोर्सेज में मैंने एप्लीकेशन डाला। इस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में हम अलग अलग प्रोग्राम्स में टोटल मिलाकर 25 प्रोग्राम्स को हम कवर कर सकते हैं। ये बात याद रहे, ये बात अक्सर और बेशतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको यह करना है कि आप बहुत सारे कॉलेजेस में भरना है, आपको प्रेफरेबल कॉलेजेस में। उसके बाद आप उस कॉलेजेस में अपने 2 सब्जेक्ट को, कम से कम 2 सब्जेक्ट के चॉइस को वहाँ पे भर देना है। एक फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपने फिल करा, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स को भी आपने फिल करा। 2 भी सब्जेक्ट में कम से कम फिल कर देना है ताकि आप ईजिली उन चीज़ों को आपका नाम वहाँ पे आ जाए और आप ईजिली वहाँ पे एडमिशन ले पाओ, अगर किसी कॉलेज में आप पर्टिकुलर चाहते हो तो। 6 जुलाई को आपका डेट दिया गया है कि आपका जो कॉलेजेस होगा वो मेरिट लिस्ट जारी करेगा कि आपको वहाँ पर सीट अलॉट किया गया है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सीट अलॉटमेंट होता है वो 12 के मार्क्स के बेसिस पर होता है। तो मे भी कुछ स्टूडेंट का मार्क्स उतना अच्छा ना आ पाए, तो ऐसे सूरत हाल में उसको किस मार्क्स के अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया है वो 6 जुलाई को उसका लिस्ट हो जाएगा पब्लिश। उसके बाद 6 से लेकर 12 जुलाई के बीच एडमिशन अगेंस्ट सीट अलॉटमेंट, जो सीट आपको कॉलेजेस में अलॉट किया गया है वहां पर आपको एडमिशन ले लेना है 6 से 12 के बीच में। बोलोगे सर अगर मेरा नाम जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता था और मेरा मार्क्स ज़्यादा नहीं है, उस कॉलेज में मेरा नाम नहीं है, तो जो भी कॉलेज में है क्या वहाँ हम लोग को नाम ले लेना होगा एडमिशन? जी हाँ, आपको वो नाम में वो उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना होगा। फिर बाद में आपको एक अपग्रेड राउंड आएगा जहाँ पे आप अपने चीज़ कॉलेजेस को अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कब होगा सर वो? देखो यहाँ लिखा हुआ है 17 जुलाई को। क्या होगा? पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज एंड कोर्स प्रोग्राम वाइज
वाइज सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेड ग्राउंड। अब आपने जो चीज़ों को अपग्रेड करा है, अपग्रेड करने के बाद 17 जुलाई को आपको उस जो आपने चाहा था कि मैंने इस कॉलेज में भरा था और इस मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में भी एक भरा था और मैंने एक बोंगो बासी कॉलेज में भरा था। बोंगो बासी कॉलेज में मेरा नाम आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मौलाना आज़ाद कॉलेज जाना, तो उसके लिए आपको एक अपग्रेड का लिए डालना होगा, अपग्रेड लिस्ट डालना होगा, अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। फिर उसका लिस्ट जो आपका लिख लेगा वो 17 तारीख को अपग्रेड लिस्ट लिख लेगा, अपग्रेड राउंड। फिर वहां पर आप चेक करोगे कि आपका नाम वहां पर आया है या नहीं आया है। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आप लोगों को साफ तरीके से समझ आ रही होंगी। 17 जुलाई को ही दरअसल देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेट 17 से 20 जुलाई के बीच में आपका जो अपग्रेडेड सीट अलॉटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब आपका जहाँ जहाँ पे नाम आपने अपग्रेड करने के लिए डाला था वहाँ आपका नाम आ गया है, तो वहाँ पर आपका 17 से 20 के बीच में एडमिशन होगा। ये बात ध्यान रहे कि ये डेट मिस ना हो। अगर ये डेट मिस हो जाता है देन आपके लिए बहुत मसला पैदा हो जाएगा। उसके बाद 24 से 31 जुलाई के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस लेकर आने को बोलेगा, आधार कार्ड, आपका टीसी, एचएस का मार्कशीट बोलेगा आपका, या फिर आपका एडमिट कार्ड बोलेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको कॉलेज जाना है। और कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होंगे वो इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, ओरिजिनल भी और जेरॉक्स भी। तो वो कॉलेज से आपको मैसेज कर दी जाएगा कि क्या क्या लेकर आपको आना है। फिर एट ऑल लास्ट में आप लोगों का 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। फेज़ 1 का मतलब है कि आपके एडमिशन के प्रोसेस का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर अब सर बात है कि बाज़ औकात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस कर देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होता है, या गलती हो जाया होता है उससे, या उसका अपग्रेडेड नाम नहीं आता है, या उसका कुछ दिक्कत कुछ भी इशू हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक दूसरा फेज दिया है जिसका नाम है फेज़ 2। क्या है ये फेज़ 2? फेज़ 2 दूसरा जो स्टार्ट आपका होता है वो स्टार्ट होगा आपका 2 अगस्त से, 2 अगस्त से स्टार्ट होगा। और सारा कुछ यहाँ देखो सेम लिखा हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज एंड कोर्स वाइज प्रोग्राम वैकेंसीज लिस्ट्स अक्रॉस द स्टेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंट्रलाइज एडमिशन 2025। अब जो 2025 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फेज में एडमिशन हुआ है उसमें जो वैकेंट सीट्स बच गया है, वैकेंसीज जो खाली रह गया है, उस पर अब आपका सेकेंड फेज पे एडमिशन होगा। तो याद रहे ये बात ध्यान से कि आपका एडमिशन फर्स्ट फेज में ही हो जाए, क्योंकि मे बी फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में सीट खाली मे बी उस कॉलेज में बचे जहां आप जाना चाहते हो। तो फर्स्ट फेज में ही आपको चीजें कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट 2 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक उन तमाम का मॉप अप राउंड जो आपका हो रहा था उसका ये होगा। देखो लिखा हुआ एप्लीकेशंस इन मॉप अप फेज फ्रॉम 1 नंबर। कौन बच्चे इस पे अप्लाई कर सकते हैं सेकंड फेज में? जो फ्रेश एप्लीकेंट्स है, जिन्होंने गलती से नहीं भरा हो या किसी इशू से वो नहीं भरा हो फॉर्म। दूसरा एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स ऑफ द फेज 1, जो ऑलरेडी फेज 1 में है, उन्होंने फिर से फेज 2 में भरा है। सर कौन लोग होंगे जो फेज 1 में होने के बाद भी फेज 2 में भरेंगे? तो देखो यहाँ पे बता दिया, हु नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। कौन? वर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द फेज 1, जिनको सीट नहीं मिला हो। बी कैंसिल देयर एडमिशन इन फेज 1 and did not take admission after the seat allotment in phase 1। ऐसे बच्चों के लिए ये दूसरा फेज होगा जिनमें वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम लोग मॉप अप राउंड बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? 14 अगस्त को आपका पब्लिकेशन होगा मेरिट लिस्ट का, और फिर लास्ट आपका 14 से 17 अगस्त के बीच एडमिशन होगा। जो सीट आपको अलॉट किया गया है उस सीट के अकॉर्डिंगली 21 अगस्त तक आपका जो है वो अपग्रेड होगा। मतलब आप अपने कॉलेजेस को जो आप चाहते हो वो प्रिफर कर सकते हो। और 21 से 24 अगस्त के बीच आपका सीट अलॉटमेंट अपग्रेडेड राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन के साथ। और 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और इस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका क्लासेस ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फेज 1 एंड फेज 2 मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं आपके सामने ये वाला एक बार रख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से, और इन डेट्स को आप लोगों को कतई मिस नहीं करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ
एक्सीजेंसी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अगर हो जाता है, कुछ ऐसा सूरत हाल अगर पेश आता है तो वहाँ पर शेड्यूल को बोल सकते हैं मॉडिफाई किया जा सकता है या उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सकता है जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और जो भी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं उन्हें स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करें। कॉलेजेस में फॉर्म को कैसे फिल करना है तो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ऑनलाइन पोर्टल में जाकर आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है। लेकिन आप लोग ये बात 2-4 बात ध्यान रखें। पहला, 2 से 3 से ज़्यादा कॉलेज में आप लोगों को फॉर्म भरना है, कम से कम नहीं भी तो 6 से 7 कॉलेज में फॉर्म फिल कर देना है क्योंकि आपका एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल है और फी आपका एक ही लगेगा। इसके अलावा एक कॉलेज में आपको कम अज कम 2 या 3 सब्जेक्ट में फॉर्म को फिल कर देना है क्योंकि आपको टोटल 25 सब्जेक्ट में दिया गया है अलॉटमेंट, आप ले सकते हो तो फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। और अपने प्रेफरेबल वाइज कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट को प्रीफर करना है। पहला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर दूसरा हिस्ट्री ऑनर्स, पहला मौलाना आजाद कॉलेज, फिर बंगोबासी कॉलेज एंड एक्सेट्रा। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। आपका एक आईडी होगा, जब वो आईडी आप बना लोगे तो आप सेंट्रलाइज पोर्टल में ओपन हो जाओगे और फिर वहाँ से अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ आ रही होंगी और आपको बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट होगा उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को अपने पास रखना होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में क्योंकि उन्हें आपको अपलोड करना होगा फॉर्म को फिलअप करने टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तमाम बातें समझ आ रही होंगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहां पर फॉलो किया जाएगा, ये तमाम बातें आप लोगों को बाद में बता दी जाएंगी। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान से सुन लें। वो डॉक्यूमेंट आपको मैं स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, दूसरे स्क्रीन पर वहाँ दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपके पास इधर उधर है या आपके पास कहीं गुम हो गया है तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जल्द से जल्द रेडी कर लें ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस आसानी के साथ हो पाए। तो आइए मैं अब आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है। डॉक्यूमेंट के तौर पर जो चीज़ें आपको रखना है, टू अप्लाई थ्रू द वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल्स यू विल जनरली need to provide the scanned copy of your class 10, class 12 mark sheet, admit card और registration certificate and a valid photo ID। यहाँ पे देखिए नंबर्स लिखा गया है। पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि आप दे सकते हो, क्लास 10 का मार्क शीट और एडमिट कार्ड दोनों में से कोई एक। उसके बाद क्लास 10 और 12 का आपको मार्क शीट देना है जो कि स्कैन कॉपी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। एंड मतलब दोनों का और मतलब कोई एक, क्लियर है। उसके बाद क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट रखते हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी तो वो अपना देंगे और जिनका नहीं है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उनका जनरल रहेगा, उनको देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज है तो उनको वहां पर देना होगा इफ एप्लीकेबल। नेक्स्ट आपको फोटो आईडी प्रूफ देना होगा। फोटो आईडी प्रूफ मतलब जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो जैसे आधार कार्ड। उसके अलावा स्कैन कॉपी एंड सिग्नेचर आपको देना होगा। आपका सिग्नेचर आपको एक साफ पेपर में करना है और उसको फोटो से स्कैन कर लेना है। कैम स्कैनर एक ऐप आता है उसके मदद से। उसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल आपको देना है, आईएफएससी कोड एंड एक्सेट्रा, मतलब बैंक के पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसका पिक देना है। और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर रेडी कर रखना है। कैसे रेडी करोगे तो आप लोग ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर एक ऐप आता है जिनका नाम है कैम स्कैनर या डॉक स्कैनर, उसे डाउनलोड करके आप इनको स्कैन कर लेना है और अपना नाम लिखकर इसे मोबाइल में सेव कर लेना है ताकि आप जहाँ भी साइबर में फॉर्म फिलअप करने जाओ या अगर खुद से भी करो तो आप इन चीज़ों को अपलोड कर लो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये तमाम बातें को मैंने विस्तार से अच्छे से आप लोगों के सामने क्लियर किया और अगर आप लोगों को और भी चीज़ें जानना है जो बातें मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, कैसे 3 ईयर 4 ईयर के कॉलेज में क्या डिफरेंसेस हैं, सर क्या क्या सब्जेक्ट होगा, किस तरह से हम लोग को आगे प्रोसीड करना होगा, कितने सारे सब्जेक्ट्स और कितने सारे पेपर्स होंगे, आगे क्या क्या करियर में उसका स्कोप हो सकता है एंड एक्सेट्रा, इन तमाम बातों को इंशाल्लाह मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बना पाया तो उसमें मैं विस्तार से बातें करूंगा जो कि डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट पर। खासकर उन बच्चों के लिए जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उनके सामने क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और क्या क्या सब्जेक्ट को वो आगे कैसे कैसे परस्यू करेंगे उसे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जो बच्चे अलग यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 460 यूनिवर्सिटीज़ में वो जिन भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उनके लिए सारा प्रोसेस सेम ही होगा। दो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको जो यहाँ पे बताई है कि जनरल में आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको लेना है तो ये मेरा ख्याल है आपको ऑनर्स में लेना है, क्योंकि जनरल और ऑनर्स में अभी कोई डिफरेंसेस नहीं है। और अगर आप ऑनर्स लेते हो तो आपका एक अच्छा सा बैकअप रहेगा कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। सो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप ऐसा 4 ईयर का क्या सिस्टम है, कौन 4 ईयर के लिए एलिजिबल होगा, क्या सभी लोगों को 4 ईयर करना पड़ेगा या 3 ईयर में भी बैक कर सकते हो, ये सारा चीज़ों को हम लोग डिटेल में, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्या है, सारा चीज़ों को डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग उस वीडियो का डिमांड करते हो। तो होप यहाँ तक आपको तमाम बातें अच्छे से समझ आई। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग दरअसल ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप लोग इस ग्रुप में ऐड हो जाओ और तमाम इश्यूज को इंशाल्लाह वहां पर आप लोगों का रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आप लोग को अच्छे समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन वीडियोज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो अपनी जिम्मेदारी समझकर आप लोग तमाम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दें।